कभी सोचा है कि कोई समाज सिर्फ 900 सालों में मतलब 1000 साल से भी कम में खानाबदोश कबीलों से निकलकर विशाल साम्राज्यों की नींव रखने तक कैसे पहुंच सकता है? आज हम प्राचीन भारत के उसी महान वैदिक परिवर्तन की कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसा बदलाव जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक समाज जिसकी पूरी पहचान गायों और कबीलों से थी, वो अचानक महलों और शक्तिशाली राजाओं वाले समाज में बदल गया? बस इसी पहेली को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं वैदिक काल से, एक ऐसा दौर जिसने आने वाले भारत की बुनियाद रखी। देखिए, इस 900 साल की कहानी को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का ऋग्वैदिक काल और दूसरा है 1000 से 600 ईसा पूर्व का उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच में ठीक 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा मोड़ आया जहां से कहानी पूरी तरह पलट गई। अच्छा, इस पूरे दौर के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमें वेदों से पता चलता है, जो उस समय के सबसे पवित्र ग्रंथ थे। और ये वेद कुल मिलाकर 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। मतलब 1500 ईसा पूर्व के आसपास का समाज आखिर था कैसा? उस दौर की राजनीति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे। सोचिए, समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा था और हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसे राजन कहते थे। पर यह राजन कोई बादशाह नहीं था, बल्कि कबीले का चुनावा हुआ एक लीडर था, जिसकी ताकत पर सभा और समिति जैसी परिषदें लगाम कसकर रखती थीं। सामाजिक बनावट भी आप कह सकते हैं काफी अलग और दिलचस्प थी। वर्ण व्यवस्था तो थी, पर वो जन्म से तय नहीं होती थी, बल्कि किसी के काम और हुनर के आधार पर तय होती थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने और सभाओं में अपनी राय रखने तक का अधिकार था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है घोषा, लोपामुद्रा और अपाला जैसी महान विदुषियां, जिन्होंने वेदों के कुछ सूक्तों की रचना तक की थी। ये उस युग में महिलाओं के ऊंचे बौद्धिक स्तर को साफ साफ दिखाता है। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो पूरी तरह से पशुपालन पर ही टिकी थी। गाय को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस जमाने में युद्ध भी गायों के लिए ही लड़े जाते थे। खेती बाड़ी होती थी, पर उसका नंबर दूसरा था। धर्म भी बहुत सरल और सीधा साधा था, प्रकृति से जुड़ा हुआ। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण जैसी प्राकृतिक ताकतों की पूजा करते थे। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, बस यज्ञ और प्रार्थनाओं के जरिए देवताओं को याद किया जाता था। तो ये थी उस शुरुआती ऋग्वैदिक दुनिया की एक तस्वीर, एक सरल खुला हुआ समाज। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए उस निर्णायक मोड़ को समझते हैं। इस बड़े बदलाव के पीछे दो बड़ी वजहें थी, दो बड़े रेवोल्यूशन कह सकते हैं। पहला, लोगों का गंगा यमुना के ज्यादा उपजाऊ मैदानों की तरफ जाना, और दूसरा, एक गेम चेंजिंग खोज, लोहा। लोहे के औजारों ने जंगलों को साफ करना और खेती करना इतना आसान बना दिया कि इसने समाज का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इन दो वजहों ने एक बिल्कुल नए समाज को जन्म दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के बाद की ये नई दुनिया कैसी थी। अब वो कबीलों वाले मुखिया राजन नहीं रहे। उनकी जगह ले ली थी शक्तिशाली राजाओं ने, जिनका पद अब वंशानुगत हो गया था। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े राज्य बनाने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया, जिसका मतलब है जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। अब राजा सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि अपनी जमीन का मालिक बन गया था। समाज में भी एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक दुखद बदलाव आया। वो वर्ण व्यवस्था जो पहले काम पर आधारित थी, अब जन्म पर आधारित एक कठोर ढांचा बन गई। और इसी के साथ महिलाओं की आज़ादी और सम्मान में भी भारी कमी आई। उनके कई अधिकार उनसे छीन लिए गए। इकोनॉमी में तो जैसे क्रांति ही आ गई। लोहे के हल और औजारों की मदद से खेती अब मुख्य पेशा बन गई। इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोग एक ही जगह पर टिककर रहने लगे और यहीं से व्यापार और शहरों का विकास भी शुरू हुआ। धर्म भी अब पहले जैसा सरल नहीं रहा। प्रकृति की सीधी साधी पूजा की जगह अब बड़े बड़े खर्चीले यज्ञों और कर्मकांडों ने ले ली। इन यज्ञों को करवाने के लिए पुरोहितों की जरूरत पड़ने लगी, जिससे समाज में उनका असर और उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हमने देखा कि कैसे कुछ ही सदियों में समाज का हर पहलू पूरी तरह से बदल गया।
लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव का मतलब क्या था? ये इतना जरूरी क्यों है? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, राजनीति कबीलों से निकलकर राज्यों तक पहुंची, इकोनॉमी पशुपालन से खेती पर आ गई, समाज लचीलेपन से कठोरता की ओर चला गया और धर्म सरलता से जटिलता की ओर। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का कायापलट था। और यही इस बदलाव की सबसे बड़ी विरासत है। इसी नई व्यवस्था की नींव पर आगे चलकर महाजनपदों का उदय हुआ और फिर मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों ने जन्म लिया। भविष्य के भारत का बीज असल में इसी दौर में बोया गया था। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, जब समाज इतना कठोर और धर्म इतना जटिल हो गया, तो क्या यही वो माहौल था जिसने लोगों को नए, सरल और बराबरी वाले विचारों की तरफ देखने पर मजबूर किया, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म? इस पर